वर्क आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करेगा, ये याद रखना। वर्क इज नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और अगर आपको ग्राफ दिया गया फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का, तो आपको वर्क निकालना पड़ेगा एरिया अंडर द कर्व। तो बिल्कुल मत भूलिएगा, आपके पास बहुत कम टाइम बचा है और आपको पूरी सी पूरी तैयारी एकदम ताकत में और अच्छे से करनी है। हम पूरे टॉपिक के फॉर्मूले इसी लेक्चर में कम से कम टाइम में रिवाइज करने वाले हैं। हेलो एवरीवन, क्या हालचाल, कैसे हो सब लोग? सब बढ़िया? तो कैसी चल रही है आप सब बच्चों की तैयारी? एकदम जोरों शोरों से? तो बिल्कुल मत भूलिएगा, आपके पास बहुत कम टाइम बचा है और आपको पूरी सी पूरी तैयारी एकदम ताकत में और अच्छे से करनी है, सच दैट हम दोनों को मिलके हमारे जेईई मेंस का रिजल्ट जितना हो सके उतना ज्यादा से ज्यादा लाना है। तो इसी को ध्यान में रख के हम लोगों ने आपके लिए लाया है चीट सीरीज। तो चीट सीरीज का मतलब चीटिंग करना नहीं है, इसका मतलब है हम पूरे टॉपिक के फॉर्मूले इसी लेक्चर में कम से कम टाइम में रिवाइज करने वाले हैं, सच दैट कि आपको रिवीजन करने का फंडा और टाइम पूरा का पूरा सेव हो जाए। तो आप डिस्ट्रैक्ट ना हो, बिल्कुल कोशिश करिए और लेक्चर से जुड़े रहिए। तो इस लेक्चर में हम चालू करने वाले हैं वर्क पावर एनर्जी, और इसी के साथ फर्स्ट टॉपिक हमारा इस टॉपिक का है वर्क। वर्क का मतलब क्या होता है देखेंगे। सबसे पहले वर्क होता है हम ना F डॉट एस। लेट से बेसिक डेफिनेशन से चालू करते। अगर डॉट प्रोडक्ट है तो ये क्या है? स्केलर। इसका डायमेंशन क्या है? m L2 T-2। इसका यूनिट क्या होगा भाइयों? यूनिट होगा जूल। सही है गलत? ये तीनों चीजें तो हमको पता ही है सर। तो अब सबसे पहले आप एक लॉजिक समझिए कि अगर वर्क फोर्स लग रहा है इस बॉडी पे और डिस्प्लेसमेंट उसका इस डायरेक्शन में हो रहा है, तो एंगल बिटवीन बोथ द एंटिटीज इज थीटा। एंगल बिटवीन बोथ द एंटिटीज इज थीटा। तो वर्क को हम क्या बोलेंगे? Fs cos थीटा। वर्क को हम क्या बोलेंगे? Fs cos थीटा। तो हम ये बोल सकते हैं कि यहां पे फोर्स के दो कंपोनेंट लग रहे हैं, एक F sin थीटा और एक F cos थीटा। तो हम ये बोल सकते हैं कि फोर्स का वो कंपोनेंट जो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में है, अगर हमने उसको डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई कर दिए तो आपको वर्क मिल जाएगा। अब दूसरा पॉइंट कि वर्क हमारा डिपेंड कर रहा है, वर्क डिपेंड्स ऑन थीटा। अगर थीटा देखो, अगर फोर्स डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है और फोर्स इस डायरेक्शन में है, तो थीटा अक्यूट एंगल है, थीटा लेस देन 90 डिग्री, तो कॉस थीटा क्या होगा? पॉजिटिव। तो वर्क हमारा आ गया पॉजिटिव। सही है। अगर डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है और फोर्स इधर लग रहा है 90, तो कॉस 90 क्या हो जाता है भाइयों? जीरो। तो इस केस में वर्क जीरो हो जाएगा। अगर फोर्स डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है तो वर्क डन बाय दैट फोर्स इज जीरो। सही है गलत? अब अगर आप लॉजिकली बात समझो कि डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है और फोर्स इधर लग रहा है, थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। सही है। तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा? नेगेटिव। तो यहां पे वर्क क्या होगा? नेगेटिव। तो वर्क आपका तीनों चीज हो सकता है, इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। इट डिपेंड्स ऑन द एंगल। सही है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि वर्क डिपेंड्स ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस समझ में आया कि नहीं आया? क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है। डिस्प्लेसमेंट आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है। डिस्प्लेसमेंट आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है। बोलो सही है गलत? वर्क आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करेगा, ये याद रखना। वर्क इज नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। वर्क डिपेंड करता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे। अगर आप ये लॉजिकली बात समझो कि अगर लेट से ये ट्रक है, करेक्ट, अगर इस पे एक ब्लॉक है, ठीक है, ये हमारा चंपक है बैठा हुआ ट्रक पे, और ये हमारा दूसरा चंपक जो ग्राउंड पे है, और ट्रक इधर जा रहा है, तो ब्लॉक भी ट्रक के साथ मूव कर रहा है, तो ब्लॉक पे कौन सा फोर्स लगेगा? फ्रिक्शन। सही है। ब्लॉक भी ट्रक के साथ मूव कर रहा है,
वो उसके ऊपर कौन सा फोर्स लगने वाला है? फ्रिक्शन। चंपक 1 के रिस्पेक्ट में ब्लॉक कहां है? रेस्ट पे। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन विथ रिस्पेक्ट टू चंपक 1 इज 0, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट 0 है। उसके रिस्पेक्ट में तो ब्लॉक मूव ही नहीं कर रहा, सही है। बट चंपक 2 के रिस्पेक्ट में ब्लॉक मूव कर रहा है, और ब्लॉक पे कौन सा फोर्स लग रहा है? फ्रिक्शन। तो वर्क डन बाय चंपक 2, वर्क डन बाय फ्रिक्शन विथ रिस्पेक्ट टू चंपक 2 इज पॉजिटिव, क्योंकि फ्रिक्शन भी इसी डायरेक्शन में लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही हो रहा है। बोलो सही है गलत? वर्क फ्रेम पे डिपेंड करता है, यही बात आपको समझनी है। और दूसरा चीज, अगर फोर्स आपका दिया है एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप, करेक्ट? तो आपको क्या करना है, वर्क अगर ऐसा कैलकुलेट करना पड़े तो वर्क का क्या मतलब है? एफ डॉट डी एस। तो डी एस को आप क्या मान लोगे? डी एक्स आई कैप डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप। तो आपका वर्क क्या आ गया? वर्क आ गया आपका एफ डॉट डी एस। तो ये आ जाएगा इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स इंटीग्रल एफ वाई डी वाई प्लस इंटीग्रल एफ जेड डी जेड। सही है गलत? तो ये चीज आपको कंक्लूड करना है कि ये सारे पॉइंट्स है जो आपके वर्क के डेफिनेशन को पूरा करेंगे। मतलब अगर वर्क वेरिएबल क्वांटिटी है, लेट से वर्क फोर्स वेरिएबल है, सॉरी, लेट से अगर फोर्स वेरिएबल है, तो आपको इंटीग्रेट करके ही वर्क निकालना होगा। आपको इंटीग्रेट करके ही वर्क निकालना होगा। अगर आप एक लॉजिक समझिए कि आपको क्या दिया हुआ है? वर्क इंटीग्रल एफ डॉट डी एस दिया हुआ है। अगर आप एक लॉजिक समझो, डिस्प्लेसमेंट है, फोर्स है, सही है। तो इस टर्म का मतलब क्या है? एरिया अंडर द कर्व फ्रॉम S1 टू S2। तो वर्क आपको क्या बोलेगा? एरिया अंडर द कर्व फ्रॉम S1 टू S2। सही है गलत? तो दो चीजें हमने सीखी। अगर वेरिएबल फोर्स रहा तो आपको वर्क निकालना पड़ेगा इंटीग्रेट करके, और अगर आपको ग्राफ दिया गया फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का, तो आपको वर्क निकालना पड़ेगा एरिया अंडर द कर्व। बोलो सही है गलत? अगर वेरिएबल फोर्स है तो आप वर्क कैसे निकालोगे? इंटीग्रेट करके। अगर ग्राफ दिया है तो आप वर्क कैसे निकालोगे? एरिया अंडर द कर्व कैलकुलेट करके। तो अगर एरिया इजी आया, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, ट्रेपेजियम, तो आप डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते। अगर वो टफ आ गया, टफ मतलब कुछ भी जिसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला आपको पता नहीं है, तो आपको तब भी तो इंटीग्रेट ही करना पड़ेगा एरिया अंडर द कर्व को लेके। सही है गलत? फिर आता है नेक्स्ट, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस। सबसे पहली चीज, अगर कोई भी फोर्स कंजर्वेटिव है, अगर कोई भी फोर्स कंजर्वेटिव है, तो उसको ये वाली डेफिनेशन फॉलो करनी पड़ेगी। डी यू बाई डी एक्स आई कैप माइनस डी यू बाई डी वाई जे कैप माइनस डी यू बाई डी जेड के कैप। सही है गलत? तो अगर कोई भी, जैसे कोई भी फोर्स कंजर्वेटिव है तो वो इस इक्वेशन को फॉलो करेगा, और जो फोर्स इस इक्वेशन को फॉलो नहीं करता है वो फोर्स हमारा कंजर्वेटिव नहीं है। जैसे कंजर्वेटिव फोर्सेस कौन से हैं? स्प्रिंग फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस कौन से है? फ्रिक्शनल फोर्स। सही है गलत? फ्रिक्शनल फोर्स नॉन कंजर्वेटिव है। तो जो कंजर्वेटिव फोर्सेस है, जो फोर्स कंजर्वेटिव है, वो पाथ पे डिपेंड नहीं करते, वो पाथ पे डिपेंड नहीं करते हैं। जो फोर्स कंजर्वेटिव है वो पाथ पे डिपेंड नहीं करते हैं। जैसे mg है, मान लो ये बॉडी है, नीचे फोर्स लग रहा है mg, इसकी हाइट है h, तो आप इस बॉडी को ऐसे ले आइए, ऐसे ले आइए, ऐसे ले जाइए, तो फोर्स के डायरेक्शन में जितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स क्या आ जाएगा? mgh। वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स क्या आ जाएगा? mgh। तीनों केस में अगर फोर्स कंजर्वेटिव है
तो वो इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे ही डिपेंड कर, सॉरी, अगर फोर्स कंजर्वेटिव है तो वो उसके वजह से वर्क डन पाथ से इंडिपेंडेंट होता है। अगर फोर्स नॉन कंजर्वेटिव है तो वर्क पाथ पे भी डिपेंड करता है। जैसे अगर फ्रिक्शन फोर्स है तो उसका वर्क पाथ पे डिपेंड करेगा, उसका वर्क पाथ पे डिपेंड करेगा। आपको दोनों चीजें समझ में आया? अगर फोर्स कंजर्वेटिव है तो उसको ये इक्वेशन तो फॉलो करना ही पड़ेगा। अगर आप लॉजिकली बात समझो कि अगर डायरेक्शन एक ही कंसीडर किया जाए, इफ वी आर कंसिडरिंग वन डायरेक्शन, करेक्ट, तो आपका फोर्स क्या, कौन सा इक्वेशन फॉलो करेगा? माइनस डी यू बाई डी आर, सही है। अगर ये कंजर्वेटिव फोर्स है तो आप लॉजिकली बात समझे कि अगर मैंने आपको यू और आर का ग्राफ दे दिया, पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस आर का ग्राफ, तो अगर मैंने ये ग्राफ आपको दे दिया तो बताइए इस पॉइंट पे फोर्स कहां लग रहा है, पॉजिटिव आर डायरेक्शन में या नेगेटिव? तो आप क्या करोगे, इस पॉइंट पे निकालोगे स्लोप, इस पॉइंट पे क्या निकालोगे, स्लोप। तो यहां पे डी यू बाई डी आर क्या है, पॉजिटिव, सही है। अगर आप उसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दोगे तो इस पॉइंट पे फोर्स लगेगा नेगेटिव डायरेक्शन में। इस पॉइंट पे फोर्स कहां लगेगा, नेगेटिव डायरेक्शन में। अगर आप इधर देखोगे तो इस पे स्लोप क्या आया, डी यू बाई डी आर क्या है, नेगेटिव, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, तो इस पॉइंट पे फोर्स कहां लगेगा, इस डायरेक्शन में। इस पॉइंट पे फोर्स कहां लगेगा, इस डायरेक्शन में, सही है गलत? तो यही है आपका कि अगर आपको एक डायरेक्शन में बात करनी हो तो ये इक्वेशन को यूज करके आप फोर्स का डायरेक्शन भी निकाल सकते। डी यू बाई डी आर, अगर किस u और r के ग्राफ में अगर आप स्लोप निकाल लो और उसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको डायरेक्शन ऑफ फोर्स मिल जाएगा। u r के ग्राफ में अगर आप स्लोप निकाल लो और अगर आप उसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको फोर्स का डायरेक्शन मिल जाएगा। अब आता है वर्क एनर्जी थ्योरम। अब क्या आता है, वर्क एनर्जी थ्योरम। पहले तो एनर्जी के बारे में आप समझ लो कि एनर्जी दो टाइप की होती है, एक काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। एक कौन सी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। एनर्जी आपकी सबसे पहले तो स्केलर होती है, स्केलर। अब आप लॉजिक समझो, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ एम वी स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी ऑलवेज पॉजिटिव, सही है, और इट्स अ स्केलर, ये तो पता ही है। अगर ये पॉजिटिव है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, हाफ एम वी डॉट वी, हाफ एम वी डॉट वी। हियर जो वी रिप्रेजेंट हो रहा है ये स्पीड है, स्पीड ऑफ पार्टिकल। इधर जो वी रिप्रेजेंट हो रहा है वो क्या है, स्पीड है। तो वर्क एनर्जी, अब हमने काइनेटिक एनर्जी तो पढ़ लिया। अब दूसरा चीज है कि मोमेंटम क्या होता है भाइयों, मोमेंटम होता है mv। अगर आप मोमेंटम का स्क्वायर कर दो तो m स्क्वायर v स्क्वायर, तो p स्क्वायर बाय m इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर। अगर आप हाफ से मल्टीप्लाई कर दो तो आप ये रिलेशन निकाल सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाय 2m। तो मोमेंटम काइनेटिक एनर्जी में क्या आ गया, 2m इनटू काइनेटिक एनर्जी। ये भी एक रिलेशन आपको याद रखना चाहिए, ये भी एक रिलेशन है जो आपको पूरी तरह से याद रखना चाहिए, सही या गलत? यहां तक बात समझ में आती है? अब दूसरा पॉइंट कि वर्क एनर्जी थ्योरम हम कैसे डिफाइन करते हैं। तो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होता है कि वर्क डन बाय all the forces is equal to change in kinetic energy। मतलब के फाइनल माइनस के इनिशियल, के फाइनल माइनस के इनिशियल। इससे पहले आप एक लॉजिक समझो कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है। सबसे पहले आप ये समझना, इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर कंजर्वेटिव फोर्सेस, इट इज एप्लीकेबल only for conservative forces, करेक्ट। अब आप एक लॉजिक समझो कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। ये
ऐसा रूल है जो आपको हमेशा 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 याद रखना चाहिए कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस। अब इसके बारे में इधर चर्चा करेंगे कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्क डन बाय सूडो फोर्स, करेक्ट। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन बाय सूडो फोर्स, इसके अलावा कौन सा वर्क, सारे फोर्सेस तो हमने कंसीडर कर लिए। अब कंजर्वेटिव फोर्सेस में क्या क्या आ जाते हैं, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स, वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, सही है, ये सारे कंजर्वेटिव फोर्सेस है, इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, सॉरी इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होता है, माइनस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो आप ये भी बोल सकते हैं वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्क डन बाय सूडो फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो आप सीधा ये भी डिफाइन कर सकते हैं वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्क डन बाय सूडो फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो आपका यहां से ये वाला वर्क एनर्जी थ्योरम भी डिफाइन हो गया, एक ये थ्योरम डिफाइन हो गया और एक ये थ्योरम डिफाइन हो गया। अब आप इससे दो चीजें समझ सकते। मैं तो हमेशा से एक चीज कहता हूं, जब भी मैं क्वेश्चन देखता हूं तो मैं ये देखता हूं इसमें कौन से फोर्सेस लग रहे। सर स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम रहा तो सर उसमें भी आ गया, एक ग्रेविटेशनल फोर्स है, एक फ्रिक्शन लग रहा होगा, जो भी मुझे दिख रहे होंगे, नॉर्मल रिएक्शन, टेंशन फोर्स, जो भी, मैं सारे के वजह से वर्क निकाल लूंगा और जिसके वजह से भी वर्क निकालूंगा और उसको इक्वेट कर दूंगा इक्वल टू के फाइनल माइनस के इनिशियल। उसको इक्वेट क्या कर दूंगा, के फाइनल माइनस के इनिशियल, सही है गलत। तो ये है मेरा वर्क एनर्जी थ्योरम, सही है। अगर आप एक लॉजिक और एक समझो कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या है, अभी आपने क्या देखा, वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्क डन बाय सूडो फोर्स, सही है, इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अगर बॉडी पे सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस ही लग रहे, कंजर्वेटिव फोर्सेस ही लग रहे, तो ये दोनों टर्म जीरो हो जाएगा। तो आप बोल सकते डेल्टा के प्लस डेल्टा यू इज इक्वल टू जीरो, मतलब के फाइनल प्लस यू फाइनल इज इक्वल टू के इनिशियल प्लस यू इनिशियल। बोल सकते कि नहीं बोल सकते। तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी इन फाइनल सिचुएशन इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी इन इनिशियल सिचुएशन। आप डायरेक्टली कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इस तरह से कर सकते। आपको यह देखना है क्या कोई सूडो फोर्स लग रहा, नहीं। आपको यह देखना है क्या कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स लग रहा, नहीं। जैसे फ्रिक्शन बोल लो, जो भी फोर्स आपको लगता है कि ये नॉन कंजर्वेटिव है, नहीं, सही है। तो अगर ये सारे फोर्सेस नहीं लग रहे तो आप सीधा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा सकते। इनिशियल एनर्जी, इनिशियल टोटल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल टोटल एनर्जी। अब हम बात करेंगे पोटेंशियल एनर्जी की। आपने वर्क एनर्जी थ्योरम देख लिया, आपने इसके थ्रू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी देख लिया। अब आप एक लॉजिक समझो कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है। एक्चुअली जो पोटेंशियल एनर्जी का डेफिनेशन है, जो मैं समझता हूं कि ये वो एनर्जी है जो सिस्टम को बनाने में खर्च हुई है। ये वो एनर्जी है जो सिस्टम को बनाने में खर्च हुई है। बोलो सही है गलत। अगर ये एनर्जी सिस्टम को बनाने में खर्च हो रही, लेट्स से अगर आप नेचुरल फोर्सेस की बात करेंगे तो वो बॉडी हमेशा हाई पोटेंशियल एनर्जी से लो पोटेंशियल एनर्जी में जाने की कोशिश करेगी। नेचुरली बॉडी ऑलवेज मूव फ्रॉम हाई पोटेंशियल एनर्जी टू लो पोटेंशियल एनर्जी। दूसरी बात, पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो
हो सकती है डिपेंड्स ऑन रेफरेंस लाइन, डिपेंड्स ऑन रेफरेंस लाइन। पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव भी हो सकती है, पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव भी हो सकती है, पोटेंशियल एनर्जी जीरो भी हो सकती है, डिपेंड करता है रेफरेंस लाइन क्या है। सही है, क्योंकि ये तो फ्रेम डिपेंडेंट है, क्योंकि ये तो फ्रेम डिपेंडेंट है। मानते हो कि नहीं मानते हो? पक्का? फिर आता है आपका टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। देखो, जब भी आप एक टर्म यूज करते हो इक्विलिब्रियम, जब भी आप एक टर्म यूज करते हो इक्विलिब्रियम, तो अभी तो हम सिर्फ ट्रांसलेशनल मोशन की बात कर रहे हैं, तो हम हमेशा बोलते एफ नेट जीरो। जब भी ये वर्ड यूज होगा है तो आपको ये समझना है एफ नेट इक्वल टू जीरो एंड टाउ नेट इक्वल टू जीरो। ना बॉडी चलनी चाहिए ना रोटेट करनी चाहिए। क्या समझे आप? ना ही बॉडी को चलना चाहिए ना ही रोटेट करना चाहिए। रोटेट करना चाहिए। समझ में आया कि नहीं आया? ना ही बॉडी को चलना चाहिए ना ही बॉडी को रोटेट करना चाहिए। अब आप लॉजिक समझो, अगर आपको ग्राफ दे दिया जाए u वर्सेस r का ग्राफ, हाँ ऐसा दे दिया जाए, हाँ अगर बॉडी आपकी यहां है, यहां है, यहां है, तो अगर एक ही डायरेक्शन में बात हो रही है तो माइनस डी यू बाई डी आर जीरो। तो अगर इक्विलिब्रियम में है तो एफ नेट जीरो होना मांगता, एफ नेट जीरो होना मांगता तो इंप्लाइड डी यू बाई डी आर जीरो। तो यहां पे तीन पोजीशंस है जहां पे डी यू बाई डी आर जीरो है। बोलो भाइयों, तीन पोजीशंस क्या है? ये और ये। सही है, इन तीनों जगह पे डी यू बाई डी आर जीरो है। देखो, डी यू बाई डी आर जीरो, डी यू बाई डी आर जीरो। सही है गलत? तो आपको यह चीज समझना चाहिए। अब सबसे पहले चीज, स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है? स्टेबल इक्विलिब्रियम यह होता है जैसे ही मैंने बॉडी को छोटा सा डिस्प्लेस किया, जैसे ही मैंने बॉडी को थोड़ा सा डिस्प्लेस किया, बॉडी अपनी जगह पे फिर से आ जाए, बॉडी अपनी जगह पे फिर से आ जाए। सही है गलत? अगर आप देखोगे कि इसका जो स्लोप है वो इंक्रीज हो रहा है और फिर इंक्रीज ही हो रहा है, तो आप क्या बोलोगे यहां पे? अगर मिनिमा है तो डी टू यू बाई डी एक्स, और यहां पे डी टू यू बाय डी आर स्क्वायर, और यहां पे डी टू यू बाय डी आर स्क्वायर इक्वल टू, इस केस में तो जीरो होगा। अगर डबल डिफरेंशिएशन जीरो हो गया, अगर डबल डिफरेंशिएशन जीरो हो गया तो ये न्यूट्रल इक्विलिब्रियम है, ये न्यूट्रल इक्विलिब्रियम है। बोलो भाइयों, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो ये कौन सा इक्विलिब्रियम हुआ? न्यूट्रल। यहां तक आपको समझ में आ गया? मैंने एक बार का स्लाइड हटा। फिर आप मुझे बताइए कि अगर स्टेबल इक्विलिब्रियम है, कि अगर स्टेबल इक्विलिब्रियम है तो मुझे बताइए कि क्या होगा? डबल डिफरेंशिएशन। तो मुझे ये बताइए, डबल डिफरेंशिएशन यहां पे पॉजिटिव होगा। अगर स्टेबल इक्विलिब्रियम है तो डबल डिफरेंशिएशन क्या होगा? पॉजिटिव। अनस्टेबल है तो नेगेटिव। अगर आपको u की इक्वेशन दे दी जाए, अगर आपको u की इक्वेशन दे दी जाए x के फॉर्म में, और आपको यह पूछा जाए ये x पे स्टेबल है, अनस्टेबल है या न्यूट्रल है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे? डी यू बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो कर दोगे। वो सारे x निकाल दोगे जहां जहां पे डी यू बाई डी एक्स जीरो है। सही है? फिर आप क्या करोगे? डबल डिफरेंशिएट करोगे। आप क्या करोगे? डबल डिफरेंशिएट करोगे। अब डबल डिफरेंशिएट करने के बाद आप वो x की वैल्यू पुट करोगे जो आपने डी यू बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो करके निकाली थी, और वो x आप डालोगे डबल डिफरेंशिएशन में। अगर वहां डबल डिफरेंशिएशन की वैल्यू पॉजिटिव आ गई तो वो स्टेबल इक्विलिब्रियम है। अगर डबल डिफरेंशिएशन की वैल्यू नेगेटिव आ गई तो वो अनस्टेबल है, और अगर जीरो आ गई तो वो न्यूट्रल है। किधर भी कर लो सर, हम उधर के उधर ही है। सही है? फिर अब आता है लास्ट टॉपिक जो कि है हमारा पावर। पावर क्या होता है आप समझ लो। इसका जो यूनिट है वो है, यूनिट इज वॉट। सही है? W से रिप्रेजेंट होता है और जूल पर सेकेंड। पावर को हम बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क विथ रिस्पेक्ट टू टाइम,
और रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर आप एक और टर्म्स में वैसे भी देख लो, अगर एनर्जी आपकी हाफ एम वी स्क्वायर है, हाफ एम वी स्क्वायर अगर है तो आप डी बाई डी टी करोगे, तो हाफ एम, ये एक जनरल ऐसी बताया, टू वी डी वी बाय डी टी, सही है। तो टू टू कैंसल, तो एम ए वी मतलब फोर्स वेलोसिटी। तो आप ये भी बोल सकते हैं, एक और ऐसी डेफिनेशन, इंस्टेंटेनियस पावर, इंस्टेंटेनियस पावर क्या हो जाता है, एफ डॉट वी। इंस्टेंटेनियस पावर क्या है, एफ डॉट वी। एवरेज पावर क्या है, एवरेज पावर इज इक्वल टू डेल्टा ई बाय डेल्टा टी, मतलब टोटल एनर्जी in 1 second is average power, total energy in 1 second is average power। यही है आपके पावर के दो बेसिक इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जो कि आपको याद रखने हैं। ये वाला टॉपिक मैंने पूरा कवर कर दिया है, तो इसी के साथ आपको हर एक चीज याद कर लेनी है। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत।